चाहे मस्जिद बनाया हो, केवल ऊपर के ढांचे में चेंज किया है, नीचे का ढांचा आज भी बौद्ध स्तूप के तौर पर मौजूद है। ज्ञानव्यापी मस्जिद यह ज्ञानव्यापी मस्जिद नहीं है, बल्कि यह आनंदवन है। और 11वीं शताब्दी में गोविंद चंद्र गढ़वाल राजा हुआ था, जो क्षत्रिय बौद्ध राजा था, और उसी के खानदान में जयचंद्र राजा हुआ था, जो कन्नौज का महान राजा था, जिन्होंने बौद्ध धर्म को आश्रय दिया और बुद्धिज्म को बचाने का प्रयास किया। गोविंद चंद्र का मंत्री था लक्ष्मीधर भट्ट, और लक्ष्मीधर भट्ट ने एक संस्कृत निबंध लिखा हुआ है, उसके निबंध में भी उस मंदिर का जिक्र नहीं मिलता। इसका अर्थ यह है कि 12वीं शताब्दी तक वहां कोई मंदिर होने का सबूत नहीं मिलता, बल्कि और एक संस्कृत काव्य मिला है। एक ब्राह्मण ने लिखा हुआ है कि जो मंदिर है वहां वेश्याओं की बस्ती उसने खोली थी। ये जो ब्राह्मण आज डंका पीट रहे, ब्राह्मणवाद का डंका पीट रहे हैं, उन्होंने संस्कृत काव्य में लिखकर रखा, उस ब्राह्मण का नाम उपलब्ध है, वो काव्य भी उपलब्ध है कि अगर बनारस के मंदिर में अगर जाना है तो वेश्याओं को मिलकर जाना पड़ता था, और बाद में उसने हिजड़े और वेश्याओं को उस मंदिर में प्रवेश दिलाया। तो जो दुराचारी लोग थे, जो नीतिमत्ता को न मानने वाले लोग थे, उन्होंने 12वीं शताब्दी के बाद उसके ऊपर कब्जा किया। साथियों, मथुरा में वो जो बनारस सिटी है, बनारस सिटी के अंदर ही आप थोड़े दूर अंतर पर 1.5-2 किलोमीटर अंतर पर और एक मस्जिद है, और वो भी विवादित है। चर्चा ब्राह्मण लोग केवल ज्ञानव्यापी मस्जिद की कर रहे हैं, वहां 2 चीजें विवादित है। दूसरा जो विवादित मस्जिद है उसको मुस्लिम लोग कहते हैं कि औरंगजेब द्वारा बनाई गई मस्जिद, वहां भी एक कुआं है, वो मस्जिद के बीचों बीच कुआं है, और कुएं को लगकर ब्राह्मण लोग कहते हैं ये क्या है, तो ये लाट भैरव है। अब बनारस में जाओ तो आपको लाट भैरव का दर्शन किए बगैर काशी का दर्शन नहीं होता। तो वह लाट भैरव जो है, आर्कोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये लाट भैरव, मैं जब उसके सामने खड़ा हुआ तो 2-3 लोग ऐसा हाथ पकड़कर, इतना बड़ा उसका घेराव था और मेरे से 2 गुना वो ऊंचा था। तो लाट भैरव क्या है? सम्राट अशोक का स्तंभ है। आज उसी वाराणसी में बस 2 किलोमीटर अंतर पर और दूसरी विवादित जगह है, वहां भी पुलिस की छावनी रात दिन बैठी होती है। वहां आधा हिस्सा मस्जिद का है और बीच वाला हिस्सा वो लाट भैरव का है। वो लाट भैरव क्या है? सम्राट अशोक द्वारा निर्मित स्तंभ है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने प्रमाणित किया, ये जो स्तंभ है ये सम्राट अशोक द्वारा निर्मित स्तंभ है। फिर डिबेट किस बात का है? अगर एएसआई खुद मान्य कर रही है कि यह अशोक स्तंभ है, तो अगर उत्खनन करना है, अगर कोई आदेश देना है न्यायपालिका को, तो पुराने जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को क्यों छुपाया जा रहा है? और न्यायपालिका के द्वारा ये मीडिया में जो खबरें आ रही है कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया, इसके लिए शिवलिंग का कार्बन डेटिंग करेंगे। जो काल्पनिक बात है उसका कार्बन डेटिंग कहां से होगा? जो काल्पनिक बात है उसका कार्बन डेटिंग कहां से होगा? इसका अर्थ यह है, काल्पनिक राम को ब्राह्मणों ने सन 2019 में हिस्टोरिकल राम घोषित किया, वही पैदा हुए, मस्जिद के बीचों बीच पैदा हुए। पैदा होने का मतलब है हिस्टोरिकल। राम पैदा हुए, उनके पास कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं था, मगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मैथोलॉजिकल कैरेक्टर को मस्जिद के अंदर पैदा करके दिखाया। यही उनका हौसला बढ़ने की वजह है। अब वो शिव को हिस्टोरिकल बताना चाहते, अब वो कृष्ण को हिस्टोरिकल बताना चाहते। शिव और कृष्ण कैरेक्टर कहाँ से पैदा हुए? तो दूसरी शताब्दी का जो कनिष्क राजा है उसका कॉइन है, उसके एक कॉइन के हिस्से में बुद्ध खड़ा है, गोल्डन कॉइन है, तो उसने लिखा है बोडो।
उसकी जो लैंग्वेज है उसमें लिखा बोडो, बुद्ध का लिखा शब्द है बोडो। उसकी दूसरी साइज में राजा कनिष्क ने अपनी प्रतिमा लगाई है और हाथ में त्रिरत्न लेकर खड़ा है। ब्राह्मण इतिहासकार कहते हैं ये शिव है, क्योंकि इसके हाथ में त्रिशूल है। त्रिशूल जो शब्द है ये त्रिरत्न के लिए है। और कॉइन पर राजा कनिष्क के हाथ में, राजा वासुदेव के हाथ में है। तो बुद्धिस्ट लोगों के आर्कोलॉजी को ब्राह्मण इतिहासकारों ने मिस इंटरप्रेट किया गया। शिव शब्द भी बुद्धिस्ट है। शिव ये बोधिसत्व अवलोकितेश्वर था, उसकी नकल करके शिव बनाया गया। शिव का पाली भाषा में अर्थ है बुद्ध के दोनों नेत्र के बीच में, जहां से वो पैदा हुआ, इसको तृतीय नेत्र बोलते हैं। बुद्ध को 3 नेत्र थे, हम लोगों को 2 नेत्र है। बुद्ध का तीसरा नेत्र का पाली भाषा में अर्थ है प्रज्ञा चक्षु। जिसकी प्रज्ञा जागृत होती है वो तीसरा नेत्र वाला होता है। और विवेकानंद की एक शिष्या भारत में आई थी और उसने शिव के ऊपर रिसर्च किया। वो जो उसकी शिष्या थी, एक फॉरेन से आई थी, निवेदिता, सिस्टर निवेदिता ने, एक बड़े इतिहासकार है हवेल, इनको खत लिखा और खत में लिखा कि भारत के ब्राह्मण जिसको शिव कहते हैं, उसने डिजाइन बनाए हाथ से और कहा ये स्तूप है। और भारत की प्रजा अज्ञानी होने के कारण ब्राह्मण लोग इनको शिवलिंग या शिव की पिंड कहकर प्रचार में लाते हैं। यदा कदाचित भविष्य में कोई इनमें से लोग आ जाएंगे तब लोगों को बताएंगे ये शिवलिंग नहीं है, ये क्या है, ये बुद्ध स्तूप है। साथियों, बनारस में बुद्धिस्ट अवशेष है, वह ब्राह्मणों का होने का कोई सवाल नहीं है। इस किताब में उन केवल ज्ञानव्यापी मस्जिद की ढूंढा नहीं गया, बल्कि सैकड़ों मंदिर और मस्जिदों के अंदर बुद्धिस्ट अवशेष है, ये हमने सप्रमाण सिद्ध किया हुआ है। इसीलिए टाइटल ये नहीं रखा ज्ञानव्यापी मस्जिद किसकी और राम कृष्ण जन्मस्थली किसकी, ये टाइटल नहीं रखा, बल्कि बनारस का काशी ये बुद्धिस्ट लोगों का है, ये हमने सप्रमाणित सिद्ध किया। मथुरा किसकी? 1953 की ही बात है। सर मेजर जनरल कनिंघम उस विवादित स्थान पर गए, तब उसको दरारें आ गई थी, उस मस्जिद को दरारें आ गई थी और वहां उन्होंने नमाज अदा करना बंद कर दिया था। तो उन्होंने वहां बारीकी से अध्ययन किया और 1864 में उन्होंने उस रिपोर्ट में प्रकाशित किया। उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा मुझे मथुरा के मस्जिद के नीचे टूटे हुए अभिलेख के अवशेष मिले जो गुप्त राजा के थे और उसके ऊपर उनकी वंशावलियां थी, यानी सबूत मिल गए वो बुद्धिस्ट राजा थे। उन्होंने दूसरी बात उस रिपोर्ट में ये बताई कि वहां मुझे इस मंदिर का डिजाइन का नक्शा मिला। तो उन्होंने उसके ऊपर कमेंट्री किया कि कितना बड़ा होगा ये स्तूप कितना बड़ा होगा, और उस स्तूप का नाम है यश विहार, यानी जो आज विवादित जगह है उस जगह का भी नाम उन्होंने कहा यश विहार है। तो उन्होंने कहा जगन्नाथ का विहार और सोमनाथ का जो मंदिर है उससे 2 गुना बड़ा है मथुरा का विहार। साथियों, 11वीं 10वीं शताब्दी में गजनी के द्वारा, गौरी के द्वारा उसके ऊपर केवल जलाया गया, नष्ट नहीं किया गया। औरंगजेब के द्वारा सन 1659 में उसके ऊपर कब्जा किया गया, मगर उसके नीचे जो मिला तो कनिंघम को 3 चीजें मिली। नंबर 1 उसका नक्शा मिला, गुप्त राजा का अभिलेख मिला। नंबर 3 बुद्ध की माता महामाया का टहनी को पकड़ा हुआ एक शिल्प मिला और बुद्ध की प्रतिमा मिली। ये सारी चीजें उस समय वहां लाहौर म्यूजियम था, तो लाहौर म्यूजियम में वो शिफ्ट किया हुआ है। और आने वाले समय में मैं लाहौर पाकिस्तान में जाकर उन चीज़ों की फोटोग्राफ लाने का प्रयास करने वाला हूँ, क्योंकि ये लड़ाई हमको आर्कोलॉजिकल तो एविडेंस मिल गए और वहाँ खोजबीन करने के लिए कोई रुकावट होने का सवाल नहीं है। मगर आज ये चीज़ें लाहौर म्यूजियम में
लॉकडाउन का पीरियड था, तो मेश्राम साहब ने मुझे एक खबर बताई, तो उन्होंने कहा कि बिहार में एक राजपूत व्यक्ति है और उसने केंद्र सरकार को डिमांड किया था कि तथागत बुद्ध का भिक्षा पात्र पुरुषपुर में अफगानिस्तान में है, और भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि बुद्ध अगर भारतीय है, बुद्ध के कारण भारत की पहचान है, तो भारत सरकार वो भिक्षा पात्र को लाए। मैं भी इस कार्यक्रम के अवसर पर बोलना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी बीच बीच में तथागत बुद्ध की बहुत तारीफ करते हैं, और इतनी तारीफ करते हैं कि सुनने वालों को लगता है कि नरेंद्र मोदी कहीं बुद्धिस्ट तो बन गए नहीं। नरेंद्र मोदी के गांव जो है वहां भी बुद्ध धर्म के अवशेष है। तो वो जो बुद्ध के अवशेष आज लाहौर म्यूजियम में है, तो भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि जो कनिंघम महोदय को उस विवादित स्थान से मिले हुए जो चीजें मिली, मॉन्यूमेंट्स मिले, भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि वो भारत लाए जाए। साथियों, उस आधार पर हम कह रहे हैं कि मथुरा यह बौद्ध स्थान है, मगर दुख की बात है भारत के लोगों को, खासकर कि मथुरा के लोगों को, वहां लगभग दर्जनों टीले हैं। एक टीले को विनायक टीला नाम दिया, एक टीले को गोवर्धन टीला नाम दिया, एक टीले को फलाना नाम दिया, एक टीले को कंस नाम टीला दिया। कनिंघम महोदय कहते हैं कि मैंने उस विवादित मस्जिद के नीचे बौद्ध अवशेष ढूंढ लिए, मगर उसने रिपोर्ट में लिखा, उसको भी बहुत जल्दबाजी थी, उसी के कारण बुद्ध का इतिहास ढूंढा गया। उसने रिपोर्ट में लिखा, बुद्ध के प्रमुख 7 शिष्यों के यहाँ 7 बड़े बड़े स्तूप है, जिसके ऊपर ब्राह्मणों ने ब्राह्मणी देवताओं के नाम पर आज कब्जा किया हुआ है, और जल्द से जल्द ब्रिटिश सरकार अगर इसका उत्खनन करेगी तो भारत का वास्तविक इतिहास सामने आएगा। क्या है मथुरा में? सम्राट अशोक मौर्य के गुरु उपगुप्त महाथेरो, उनका स्तूप है। मथुरा में एक स्तूप सम्राट अशोक के गुरु का है, दूसरा स्तूप उनके पुत्र राहुल का है, तीसरा स्तूप भंते आनंद का है, उनके सौतेले भाई आनंद, उनका स्तूप है, और उनके प्रमुख शिष्यों का वह स्तूप है। साथियों, आज मथुरा वासी लोगों को ये जो कहानियां प्रचार में लाकर सारी केवल उस मस्जिद के ऊपर कब्जा नहीं किया। आज की खबर है, सुप्रीम हाई कोर्ट ने जितने भी मुकदमे वो अपने हवाले ले लिए, और हाई कोर्ट ने ऐलान किया कि कृष्ण जन्मभूमि का फैसला हम देंगे। आज मुझे पता चला कि कितनी विवाद की जगह है, 16.5 एकड़ जमीन के ऊपर सुनवाई कर रही है कोर्ट, और ये आधार पर कह रही है कि वो जन्मस्थल है। इसका मतलब ये है कि भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं को ब्राह्मणों ने अपने हाथ में लिया है। हम इतिहास को देख रहे हैं और हम निरपेक्ष भाव से लिख रहे हैं, हमारे पास सबूत है, मगर उनके पास क्या है? खरीदे गए जज है। उनके पास क्या है? ESI के द्वारा जो चुने गए ब्राह्मण लोग हैं उनके हाथ में है। इसलिए मैं इस मौके पर यह कहना चाहता हूं कि मेश्राम साहब ने जो भारत बंद का ऐलान किया है और बनारस पर मोर्चा लेकर जाने का, कलेक्ट्रेट पर जो मोर्चा लेकर जाने का जो मामला है, ये मामला भारत को बचाने का मामला है। यही हमारा इतिहास है। जो ब्राह्मण लोग कब्जा करना चाहते हैं, जैसा चुनाव आयोग के द्वारा EVM घोटाला किया जा रहा है, उसी तरह ESI के द्वारा भी काल्पनिक बातों को इतिहास माना जा रहा है। मैंने एक चैप्टर लिखा है कि महाभारत ये बौद्ध धर्म की प्रतिक्रिया में लिखा गया ग्रंथ है। सारे एविडेंस दिए हैं। महाभारत का अध्ययन करने के बाद मुझे पता चला कृष्ण का जो काल्पनिक जीवन है, काल्पनिक जीवन का काल्पनिक कृष्ण केवल मात्र एक दिन मथुरा में गया था और उसके बाद वहां से वो भाग गया था। इसीलिए महाभारतकार ब्राह्मणों ने लिखा कृष्ण रण छोड़ दास है। कृष्ण का एक नाम है रण छोड़कर भागने वाला। ये मालूम है हमको कि भाई भाइयों में लड़ाई लड़ाने वाला, मगर कृष्ण का एक नाम है रण छोड़कर भागने वाला। तो अभी बड़ी खुशी की बात है, हमारे लोगों को मालूम नहीं मगर बीजेपी के लोगों को मालूम है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इनकी एक डिजिटल लाइब्रेरी है। गूगल में आप जाओ
तो उनकी एक डिजिटल लाइब्रेरी है, तो उनके पास कुछ बहुमूल्य किताबें उन्होंने वहां अपलोड करके रखी है, चाहे वो आरएसएस वालों के पास होगी वहां अपलोड करके रखी है। तो उसके ऊपर एक किताब अपलोड करके रखी है, महाभारत का अंग्रेजी ट्रांसलेशन वॉल्यूम नंबर 7 केवल 7 भाग तक आया होगा, इसीलिए एक खंड को उन्होंने अपलोड करके रखा। शायद बीजेपी वालों को इस बात की खुशी होगी कि देखो अमेरिका वाले महाभारत का अनुवाद कर रहे हैं, और जिसने अनुवाद किया वो 8 लोग हैं, और उसका चीफ एडिटर का नाम है फिट्जगेराल्ड महोदय का दुनिया के ऊपर एहसान हो गया। उन्होंने 2011 तक 11 वॉल्यूम में महाभारत का अनुवाद किया। अब महाभारत का ऑथेंटिक अनुवाद फिट्जगेराल्ड की अमेरिका के टीम ने किया। मैं ये क्यों बता रहा हूं, जब ब्राह्मण तर्क के आधार पर हार जाते हैं तब वो बोलते हैं कि आप ब्रिटिशों का हवाला दे रहे हो, मगर बीजेपी के लोगों ने फिट्जगेराल्ड का वॉल्यूम नंबर 7 अपनी डिजिटल लाइब्रेरी पर अपलोड करके रखा है। और 11वें वॉल्यूम में फिट्जगेराल्ड ने लिखा कि महाभारत ये प्रतिक्रांति के बाद लिखा हुआ ग्रंथ है। जरासंध जो कैरेक्टर है महाभारत का, कृष्ण के साथ लड़ाई का जो कैरेक्टर है फिट्जगेराल्ड, एक जर्मन लेडी है बिराड्यू, और एक दूसरे हिल्डबिटल एक बड़े संशोधक है, इन्होंने महाभारत की हर प्रतीक और हर शब्दावली में गए। तो जरासंध कौन है? अशोक को ब्राह्मणों ने जरासंध दिखाया। ब्राह्मण लोगों ने डायरेक्ट बुद्धिस्टों के खिलाफ महाभारत नहीं लिखा। अगर महाभारत लिखा होता तो उस समय बुद्धिस्ट प्रजा जिंदा थी, हो सकता है ब्राह्मणों का मॉब लिंचिंग होता। तो बुद्धिस्ट प्रजा को ध्यान में रखकर ब्राह्मणों ने इशारे में लिखा है, और जो पात्र है, जो कैरेक्टर है, ये सारे के सारे कैरेक्टर महाभारत के जितने भी कैरेक्टर है, ये जो उनकी पांच पतियों की जो पत्नी है ये तारा देवी है, यानी डिकोड कर दिया। तारा देवी और पंच बुद्ध या 5 बोधिसत्व, ये आर्कोलॉजी में एविडेंसेस है। तो ब्राह्मणों ने पंच बोधिसत्व या 5 बुद्धों के साथ जो प्रज्ञा देवी दिखाई जाती है, इसको काउंटर करने के लिए वो 5 पांडव की पत्नी दिखाया। धर्मराज कौन है? बुद्ध का नाम एक धर्मराज है, अशोक का एक विशेषण धर्मराज है। धर्मराज बुद्ध था, धम्मराजा बुद्ध था। बुद्ध का पाली में नाम है धम्मराजा, अशोक का पाली में नाम है धम्मराजा। जो 5 पांडव हुए, एक पांडव को उन्होंने धर्मराजा बताया। इस तरीके से महाभारत के माध्यम से, यहाँ तक कि गीता के माध्यम से बौद्ध तत्व ज्ञान को काउंटर किया है, और महाभारत के कारण ही क्षत्रियों को नाजायज घोषित किया गया है। परशुराम के द्वारा क्षत्रियों को नाजायज घोषित किया है, रामायण के द्वारा क्षत्रिय राम को नाजायज घोषित किया है। साथियों, क्षत्रियों के खिलाफ भी ब्राह्मणों ने षड्यंत्र किया, क्योंकि वो नाग बुद्धिस्ट थे। मैं अंत में यही बात कहकर मेरी बात को खत्म करना चाहता हूं कि अगर काशी भी बुद्धिस्ट का है, बनारस भी बुद्धिस्ट का है, मथुरा भी बुद्धिस्ट का है, अयोध्या भी बुद्धिस्ट का है, मेरा सवाल है ब्राह्मणों को, अगर आप इस पर कब्जा करना चाहते हैं तो हमारे साथ डिबेट में उतरना होगा, हमको पहले हराना होगा। मगर मेरा चुनौती है ब्राह्मणों को कि बुद्ध के पहले और सम्राट अशोक के पहले आपका एक सिंगल कहीं मंदिर हो, इसका आर्कोलॉजिकल एविडेंस बता दो। ब्राह्मणों का बुद्ध के पहले और सम्राट अशोक के पहले एक भी मंदिर नहीं है, एक भी प्रतिमा नहीं है। ब्राह्मणों के ऋग्वेद में तो प्रतिमा बनाने वाले पनी लोगों को, नाग लोगों को गालियां दिए। प्रतिमा बनाने का सभ्यता पूर्ण लोगों ने काम किया। इसलिए मेरा दावा है कि ब्राह्मणों का भारत में कुछ नहीं है, मिट्टी के ऊपर भी कुछ नहीं है और मिट्टी के अंदर भी कुछ नहीं है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ब्राह्मणों का या कुछ भी नहीं। आज जो राम मंदिर बन रहा है ये किसकी नकल है? अभी एक शोध संशोधन हमने इसमें प्रस्तुत किया, भारत में जितने प्रसिद्ध मंदिर है ये सारे के सारे स्तूप संरचना की नकल है। आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हो तो उसके अंदर एक गर्भगृह होता है। हर ब्राह्मणों के मंदिर के अंदर गर्भगृह होता है और गर्भगृह के अंदर प्रदक्षिणा पथ होती है।
बुद्धिस्ट लोग हर स्तूपा को क्लॉकवाइज चक्कर काटते हैं और ब्राह्मण लोग मंदिर में क्लॉकवाइज चक्कर काटते हैं। भारत का जो धर्म है वो केवल हिंदू धर्म के नाम पर छुपा हुआ है। ब्राह्मणों ने प्रतीकों को चुराया, स्तूपों को चुराया, यहाँ तक कि राम मंदिर ये स्तूप संरचना की नकल करके खड़ा किया जा रहा है। इसलिए ब्राह्मणवाद को नंगा करना जरूरी है। आज ये किताब प्रकाशित हो गया है, इसके एक एक मुद्दे पर आकर मैं लाइव चर्चा करूंगा। धन्यवाद। जय मूल निवासी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रोफेसर डॉक्टर विलास खरात साहब, डायरेक्टर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रिसर्च सेंटर, नई दिल्ली। साथियों, एक आवश्यक सूचना यह है कि हमारे अम्बेडकर नगर के एक साथी हैं संदीप अम्बेडकर, आपका एक पीला बैग पॉलीथीन है जो पीछे छूट गया था, उसमें मोबाइल चार्जर और उसमें उनकी डायरी छुटी हुई है। जिन साथियों को ये पीला बैग मिला हो तो संदीप अम्बेडकर को ये उपलब्ध करा दें। साथियों, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए हम आमंत्रित करना चाहते हैं माननीय वामन मेश्राम साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा, नई दिल्ली। आप आएँ और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करें। हेलो साथियों, काशी मथुरा किसकी? ब्राह्मणों की या मूल निवासी बौद्धों की? ये टाइटल में मूल निवासी बौद्धों की ऐसा शब्द प्रयोग डालने से इसकी उपयुक्तता और ज़्यादा बढ़ सकती है। मैं बहुत लंबी बात बोलने वाला नहीं हूँ। डॉक्टर विलास खरात ने हिस्टोरिकली बहुत सारे प्रमाण देकर आपको बहुत सारी बातें बताई। मैं केवल 2-3 बातें आप लोगों को बताना चाहता हूँ। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमको नए सिरे से इतिहास लिखने का काम करना चाहिए और उसके सेंटर में मौलिक बात ये होनी चाहिए कि जो भारत का मूल इतिहास है और जो मूल महानता है वो नाग लोगों की है और भारत के जो मूल निवासी है वो नाग लोग हैं। ये इतिहास के पुनर्लेखन में ये पहले नंबर की बात होनी चाहिए। अगर इस तरीके से इतिहास लिखने का काम हुआ तो ब्राह्मणों का तमाम खेल एक्सपोज किया जा सकता है, क्योंकि नागों के पूर्व ब्राह्मण नहीं थे। यूरेशियन ब्राह्मण भारत में यूरेशिया से आए तो उनका संघर्ष ब्राह्मणों का नाग लोगों से ही हुआ। नाग लोगों के द्वारा ही भारत की महानता का विकास हुआ। बुद्ध का ऐतिहासिक प्रारंभ भी नाग लोगों से जुड़ा हुआ है। बुद्धिज़्म को जो मूल निवासी लोगों की महान विरासत है उसको नाग लोगों ने एडॉप्ट किया और नाग लोगों ने ही सारे दुनिया में इसे फैलाया।
अगर ये इतिहास भारत में सामने लाया जाए तो बहुत सारी ब्राह्मणों की जो बातें हैं वो सारी की सारी एक्सपोज हो जाएगी। दूसरी बहुत बड़ी बात इतिहास के पुनर्लेखन में ये लिखना जरूरी होगा, नागों के साथ ब्राह्मण लड़ाई लड़ नहीं पाए, जीत नहीं पाए, इतने महान लोग थे। इसलिए हिंसा करके नाग लोगों का सम्राट प्रोदत्त मौर्य आखिरी सम्राट उसकी हिंसा से हत्या की पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, और इस तरीके से वो साम्राज्य समाप्त करने का काम किया गया। उस 10,000 जाति के जो टुकड़े SC ST OBC के बाहर भी है, वो सारे के सारे टुकड़े नाग लोगों के किए। जातियों को, नाग लोगों को विभाजित करने के लिए जातियां बनाई है। ये मेरा नया, मैं तर्क के आधार पर बातें करते रहता हूँ, फिर इतिहासकार सबूत लाते, बाद में लाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि नाग लोगों को जातियों के टुकड़ों में बांटा गया, तो मूल निवासियों को जो जातियां विभाजित करने के लिए बनाई, एक दुखद बात यह है कि अभी लोगों को जातियों का गर्व होता है जो ब्राह्मणों को मजबूत करने का काम करता है। हम जातियों के आधार पर इकट्ठा होने का सोचते हैं, ये विभाजन की प्रक्रिया को दृढ़ करता है। जातियों का समूह बनाकर इकट्ठा होना और एक सिंगल जाति को आधार बनाकर इकट्ठा होना, ये दो कॉन्सेप्ट अलग अलग है। इसलिए हमें ये थ्योरी समाज में प्रचलित करनी होगी कि हम सब मूल निवासियों के पुरखे नाग लोग थे, वो महान थे, उन्होंने ये विरासत का निर्माण किया, ये किया, ये किया, ये सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। उसको विभाजित करने के लिए जातियां बनाई। जातियां बनने की वजह से हम आपस में लड़ने झगड़ने लगे और इकट्ठा होकर ब्राह्मणों का मुकाबला नहीं कर पाए। जब यूरेशिया से ब्राह्मण लोग आए तो ये यूरेशियन लोग थे, ब्राह्मण थोड़ी थे। यूरेशिया से जो लोग आए ये यूरेशियन लोग थे, ब्राह्मण थोड़ी थे। जब यूरेशिया से भारत में आए, समझाने के लिए आपको नई चौंकाने वाली बात बताता हूँ, ये वर्ण व्यवस्था जो है, जब यूरेशिया से भारत में आए ब्राह्मण, तो ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था बनाई, तो ब्राह्मण सबसे ऊपर है, ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था बनाई, तो यहाँ के लोगों से 3 वर्ण बनाए, क्षत्रिय वैश्य शूद्र। क्षत्रिय वैश्य शूद्र सारे मूल निवासी हैं। इतिहास का नया पुनर्लेखन लिखना होगा। बिहार प्रदेश के हमारे पिछड़े वर्ग के OBC के कोई यादव, प्रदेश का क्या नाम है? हमारा कार्यकर्ता प्रदेश का पिछड़े वर्ग का प्रमुख दिनेश यादव, पता नहीं दिनेश यादव उसका नाम है कि नहीं। ये जो वाराणसी को सटा हुआ इलाका है, उसका इलाके में रहता है, बिहार। ओके, खैर, वो
वो पिछले कार्यक्रम में मीटिंग में वो आया, उसने मुझे बताया, सब लोगों के सामने बताया, स्टेट के मीटिंग में बताया कि मैं एक क्षत्रिय कहने वाले, क्षत्रिय ओरिजिनल कहने वाले जो लोग हैं उनके पास गए, उनको कहा, इसने कहा कि मैं भी क्षत्रिय हूं। उसने ओरिजिनल जो क्षत्रिय है उसको कहा मैं भी क्षत्रिय हूं, तुम तो हो ही, मैं भी हूं। तो जो ओरिजिनल क्षत्रिय है तो यादव को पूछा तुम कौन से वाले क्षत्रिय हो? क्योंकि ये जो जब शादी व्यादी होती है ना, तुम चाहे किसी भी बिरादरी का हो, बिरादरी में बिराड़ी दो, तुम वो उसमें कौन, उसमें और कौन, निचले वाले हो कि ऊपर वाले हो? शादी ब्याह में ये गारंटी से पूछा जाता, बाकी खाने पीने में नहीं पूछते, शादी ब्याह में जरूर पूछा जाता है। तो उसने उसको कहा कि मैं भी क्षत्रिय हूं। तो वो क्षत्रिय ने ओरिजिनल, उसने पूछा उसको, यादव तुम कौन से वाले क्षत्रिय हो? यादव ने कहा मैं नाग वाला क्षत्रिय हूं। यादव ने उस क्षत्रिय को कहा ओरिजिनल, मैं नाग वाला क्षत्रिय हूं। हाँ, यादव अहिर ने कहा, अहिर में अहि शब्द का अर्थ है नाग। अहिर शब्द में अहि शब्द का अर्थ है नाग। तो उसने ओरिजिनल क्षत्रिय कहने वाला जो है, उसने पूछा तुम कौन से वाले क्षत्रिय हो? तो यादव ने कहा मैं नाग वाला क्षत्रिय हूं, मैं नाग वाला क्षत्रिय हूं। तो जो ओरिजिनल क्षत्रिय है उसने कहा मैं भी नाग वाला ही हूं। आप में से बहुत संख्य लोगों को जो परिवार में हजारों सालों से परंपरागत जो ज्ञान है, हिस्टोरियन उसको सबूत मानते हैं। परिवार में जो हजारों साल से परंपरा में आता है ना, बाप दादा अपने बेटे को, बेटा पोते को, पोता, और वो उसको बताते रहता है। मरने के पहले वो जो कुछ बताया है वो इम्पोर्टेंट बात उसको बता के जाता है। ऐसा हिस्टोरिकल भारत में परंपरा है। तो वो परंपरागत ज्ञान माना जाता है। हिस्टोरियन लोगों ने भारत में उसको हिस्टोरिकल सबूत के तौर पर मान्यता दी है। तो ये जो यादव ने ओरिजिनल क्षत्रिय को पूछा तो उसने कहा कि मैं नाग वाला क्षत्रिय हूं। तो ओरिजिनल क्षत्रिय ने कहा कि मैं भी नाग वाला ही क्षत्रिय हूं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक सबूत के तब पर आपको बता रहा हूं कि ब्राह्मण जो यूरेशियन विदेश से आया था, उसने क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये तीन वर्ण यहाँ की जो प्रजा थी, उन प्रजा के आधार पर वर्ण व्यवस्था में तीन वर्ण मूल निवासियों के बनाए और सबसे ऊपर में ब्राह्मण ने अपने को रखा। इतिहास का पुनर्लेखन किया जाना चाहिए। वो होगा कि नहीं होगा बात की बात है, मैं कर दे रहा हूं। समझ नहीं रहा, कोई लिखेगा कि नहीं लिखेगा वो एक अलग बात है। मैं ही लिख रहा हूं, ये रिकॉर्ड में मैं ये ला रहा हूं, ये ऐसा है। और इस तरह से हम लोगों को अपना आचरण, अपनी व्यूह रचना, अपनी रण जिनको ब्राह्मणों ने क्षत्रिय बनाया था ताकि वर्ण व्यवस्था का बचाव किया जा सके, तो इसको हमको अगर क्षत्रियों को साथ में लेते हैं तो हम लोग सारा प्रपंच एकदम
क्षत्रिय हमारे संपर्क में आया, उसको ब्राह्मण ने टेलीफोन किया और कहा कि क्षत्रिय महाराज ये सब खत्म हो जाएगा, और विलास करा के साथ लगे हुए हो, खत्म हो जाएगा, अरे बचाना होगा। ब्राह्मण क्षत्रिय को कह रहा, अरे ब्राह्मण अकेले नहीं बचा पाए, क्षत्रिय अगर चला अरे कोलैप्स हो जाए, वो खुद ही कह रहा है खत्म हो जाएगा क्षत्रिय महाराज, वो बोल रहा है खत्म हो जाएगा, बचाना होगा। ये जो क्षत्रिय था ये हमारे संपर्क में आने से थोड़ा होशियार हो गया। हमारे संपर्क में आए बगैर भारत में कोई होशियार ही नहीं हो सकता। और एक बड़ा बयान दे रहा हूँ, बाकी तो बुड़बक लोग, बुड़बक समझता, बुड़बक आपके इलाके का शहर शायद बिहार का है, बुड़बक जो है, तो वो हमारे संपर्क में आया क्षत्रिय जो है सयाना, तो वो उसको कोई जवाब नहीं दे रहा था, वो जो बोल रहा था सुन रहा है, तो और बोल रहा है, उसको लग रहा है कि क्षत्रिय अपने कब्जे में आ गया है, अभी अपनी हाँ में हाँ मिला रहा है। तो वो क्षत्रिय वो ब्राह्मण बोलता रहा, वो ब्राह्मण को मालूम है रिकॉर्ड हो रहा है, पूरा रिकॉर्ड करने के बाद उस क्षत्रिय ने रिकॉर्ड किया मेरे बदले। ब्राह्मण का और क्षत्रिय का जो रिकॉर्डिंग है वो क्षत्रिय ने मेरे पर भेज दिया। समझ में आ रहा तो क्षत्रिय को कहा कि तुम नाग हो, बस इतना कहने भर से वो मेरा हो गया। उसने मान्य भी किया ब्राह्मण विदेशी है। मैं क्या कह रहा हूँ कि हमें अपनी ये लड़ाई है, और लड़ाई के पहले रणनीति होती है। तो मैं ये जानता हूँ, मानता हूँ कि ब्राह्मणों का साम्राज्य क्षत्रियों पर खड़ा है। क्षत्रिय अगर स्लिप बैक हो गया धरा के सारा मामला खत्म। तो ये रणनीतिक मामला है, ये करना होगा, इतिहास भी लिखना होगा। तो ये सारी बातें हैं, तो नए सिरे इतिहास का पुनर्लेखन करने की जरूरत है। आखिरी बात, आरएसएस ने पिछले 2-3 दशक के पहले जब राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का मामला वो चला रहे थे, तो अभियान चला रहे थे, उस दौरान का 3000 मस्जिद है जो मंदिरों को तोड़कर बनाई गई, ऐसा उनके अखबार में बयान आते थे। 3000 मस्जिद है तो मंदिर तोड़कर बनाए गए, ऐसा वो कहते थे। मैं उन लोगों को बहुत आभारी जिन ब्राह्मणों ने ये कहा कि 3000 मंदिर मस्जिद तोड़कर बनाए। मुझे अब ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है, 3000 मंदिर बौद्ध विहार तोड़कर बनाए, सिंपल इतना लिखना है। बुद्धिस्ट लोगों का, मूल निवासी बुद्धिस्ट लोगों के बुद्ध विहार ब्राह्मणों ने तोड़े, फिर ब्राह्मणों के मंदिर तोड़कर मुसलमानों ने मस्जिद बनाए। तो कानून का सिद्धांत कहता है कि पहले किसका था? सारा का सारा बौद्धों को लौटाना पड़े। बौद्धों को, मूल निवासी बौद्धों को उनकी विरासत लौटाने का मामला संगठित शक्ति पर निर्भर है, और संगठित शक्ति का सिद्धांत मैंने 2 पेज के पहले आपको समझाया। अगर हम 6 लाख गांव का संगठन निर्माण करते हैं तो ब्राह्मण हमारी समझदारी की बात सुनने वाला, मानने वाला नहीं है। ये इन्होंने सबूत दिए, वो पढ़ेंगे जरूर, हमारे लोग बाद में पढ़ेंगे, ब्राह्मण पहले पढ़ेंगे। तो क्या क्या है ये पढ़ेगा, काउंटर क्या करना है ये करेगा, ऐसा करेगा।
लात मारने के बाद एक गिनना हुआ, 1 लात हो गया, 10 लाख लात। मतलब मैं तो हिंसा करने का पक्षधर नहीं, आदमी टेढ़े लोग हैं, टेढ़े लोगों को समझाकर समझने वाले नहीं है। कुत्ते के पूंछ में उंगली डाल दो, कुत्ते के पूंछ में उंगली डाल दो और उंगली बांध के रखो, साल भरो, फिर वो सारी टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी कुत्ते की, वो सीधी होने वाली नहीं है। अनुभव से कह रहा हूं, 2-3 हजार साल का जो अनुभव है उसके आधार पर कह रहा हूं, ये परिवर्तन केवल संगठित शक्ति से ही हो। समझाने से कुछ मानने वाले नहीं, समझाने का कोई मतलब है नहीं। दुनिया को बताना चाहिए जरूर इस तरह के किताबें लिखकर कि हमारा पक्ष न्याय का पक्ष है, हमारा पक्ष सबूतों के आधार पर है। दुनिया को, ब्राह्मणों को नहीं, उनको समझाने का मतलब नहीं है। क्यों? ब्राह्मणों को समझाने का मतलब नहीं, क्यों? पहले से समझे हुए लोग हैं। आपको लगता है कि ब्राह्मणों ने अज्ञानतावश कब्जा किया हुआ? बोले बनकर लोग, इस सिद्धांत में नहीं मानता। प्लान बनाकर कॉन्शियसली सारा कुछ किया हुआ है, तो वो अज्ञानतावश नहीं किया, उन्होंने जानबूझकर किया हुआ है। इसलिए हम लोगों को संगठित शक्ति के बल से ही ये मुक्ति होगी। अगर ये करना भी है तो संगठित शक्ति के बल पर होगा, एक राज्य सत्ता के बल पर होगा और एक संगठित शक्ति के बल पर होगा। ब्राह्मण अल्पसंख्याक लोग हैं और वो संगठित शक्ति के बल पर उनको हम इस देश में न्याय प्रस्तावित कर सकते हैं। न्याय करना नहीं है, न्याय प्रस्तावित करना है। न्याय करना और न्याय प्रस्तावित करना दो अलग बातें हैं। प्रस्तावित करने के लिए शक्ति चाहिए, न्याय कहने के लिए योग्यता चाहिए। केवल योग्यता से काम नहीं चलेगा, संगठित शक्ति से ये परिवर्तन करना होगा। ये आप लोग गाढ़ मान लो तो इतिहास का केवल पुनर्लेखन करना जरूरी नहीं है, तो इतिहास बदलना भी जरूरी है। मगर इतिहास लिखने का फायदा ये है, पुनर्लेखन का फायदा ये है कि ब्राह्मणों ने हमारे लोगों के दिमाग झूठ मूठ का प्रचार करके जो दिमाग पर कब्जा किया है उससे उसको हटाना पड़ेगा और लिटरेचर काम करेगा। इसलिए ये किताब जो है ये 600 रुपए का, 2 किताब आज के तारीख में 300 रुपए में 50% कंसेशन हो जाएगा। कल नहीं मिलेगा, आज नहीं, कल 600 का 600 मिलेगा, आज 600 का 300 मिलेगा। इतना ही मैं इस मौके पर कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। साथियों, किसी भी संगठन शक्ति बढ़ाने के लिए प्रचारक की आवश्यकता होती है और प्रचारक समाज से निर्माण होते हैं। तो प्रचारक के तौर पर साथियों, हमारे बीच में हमारे एक साथी है नितिन कुमार धीरज जी। आप अपना पूरी जिंदगी का समय संगठन के लिए